देखेंगे। तो ये 8 चैप्टर का है, हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, जबकि हम श्रेणी के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। चलो श्रेणी को एक बार मैं थोड़ा सा शॉर्ट में एक बार और समझा दे रहा हूँ। देखो श्रेणी और संघ, ठीक है, उस समय जो है दोनों एक ही चीज़ को कहा जाता था। संघ मतलब क्या होगा, किसी भी कार्य को लेकर के मान लें, या व्यापारी और शिल्पकार, उस समय जो है व्यापारी और शिल्पकार जो थे, शिल्पकार मतलब इस समय क्या हम देखेंगे तो इस समय भी शिल्पकार हैं। जैसे पहले क्या है कि जो सोना का काम करता था, सोने का जो है आकृति बना करके, मतलब सोने का कच्चा माल से उसको बनाना, ठीक है ना, पक्के में उसकी कोई आकृति आकार देना, ठीक है ना, ये उस समय भी होता था। और वो लोग करते क्या थे कि अपना जो है यूनियन बनाए थे, संघ बनाए थे, जिसे श्रेणी कहा गया शिल्पकारों का। और व्यापारियों का भी श्रेणी था, व्यापारियों का भी संघ था। तो शिल्पकार में, व्यापारी में तो ज़्यादा काम नहीं होता, ज़्यादा एक ही काम होता है सबका कि प्रोडक्ट को जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, सप्लाई करने का काम करें। ये होता था किसका काम, ये होता था व्यापारियों का काम। लेकिन शिल्पकारों का काम जो है, शिल्पकार की जो संघ था, श्रेणी था, उनका जो काम था वह पहले तो ये था कि जो उस पर कला दिखाते थे, उस पे यानी कच्चे माल पर, यानी मिट्टी का बर्तन हो, मिट्टी का अगर कोई मिट्टी पर आकृति बनाई जाए वो हो, या सोने पर हो, या किसी धातु पे हो, या लकड़ी पर हो, ये जो जिस पर आकृति बनाते थे उसको प्रशिक्षण देने का काम किया जाता था, यानी ट्रेनिंग देने का काम किया जाता था। तो ये संघ यूनियन का काम था, यानी श्रेणी का काम था शिल्पकार के, कि उस श्रेणी ये करे, पहले करे कि प्रशिक्षण करने की व्यवस्था करे। दूसरा है कि माल जो है, कच्चे माल प्रबंध कराने का, जब कच्चा माल ही नहीं रहेगा तो उसको हम शिल्प क्या करेंगे बनाकर, उस पर कला हम क्या कर सकते हैं, यानी प्रशिक्षण देकर भी क्या करेंगे, कुछ फायदा नहीं होगा। तो कच्चे माल की भी जरूरत है, तो कच्चा माल हो गया, उस पर कला दिखाने वाले प्रशिक्षित भी हो गए, ये संघ का काम था। एक काम और होता था कि हम अगर प्रोडक्ट बना भी लिए, लेकिन उसका अगर सप्लाई नहीं हो रहा है, उसकी बिक्री नहीं होगी, तो फिर उसका भी कोई मतलब है नहीं बनाने का, तो फिर डिमांड होगा ही नहीं, सप्लाई ऐसी रुक जाएगी। यानी हमारा प्रशिक्षण और कच्चा माल दोनों कोई यूज का नहीं रहेगा। जब वो प्रोडक्ट बनने के बाद जो है वो बिक्री नहीं हो पाएगी या वो सप्लाई नहीं हो पाएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, अब धीरे धीरे देखो हम लोग धीरे धीरे अर्थशास्त्र की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अर्थशास्त्र की तरफ कैसे बढ़ रहे हैं कि शिल्पकार हो गए, व्यापारी हो गए, तो धीरे धीरे क्या होगा इसमें कि अर्थ की बातें भी आ रही हैं। ठीक है, तो ये 3 काम जो होता था वो शिल्पकार के संघ का काम होता था। 3 काम मैंने लिखवा दिया था आप लोगों को। वहीं व्यापारियों का काम क्या है कि वो प्रोडक्ट को जो है बाहर जाके, या उसको जनता के बीच में, जनता के शब्द कहने का मतलब है कि उसको कंज्यूमर जो है उनके बीच में जो है, ग्राहक के बीच में जो है वह पहुंचाना। ठीक है, ग्राहक के बीच में पहुंचाना, ये काम क्या होता था, व्यापारियों का काम होता था। ठीक, व्यापारियों की श्रेणी क्या करती थी, व्यापार का संचालन करती थी। और व्यापार के श्रेणी का काम यह भी होता था कि बैंक के रूप में भी काम करती थी। व्यापार की जो श्रेणी थी, व्यापारियों की जो श्रेणी थी, वो बैंक के रूप में भी, बैंक पहले तो होता नहीं था, तो ये व्यापारी ही क्या करते थे, जो संघ बनाए थे, यूनियन जो बनाए थे, वे लोग ही क्या करते थे, यहाँ पर बैंक का भी काम करते थे कि लोग अपना यहाँ पर पैसे रखते थे, जमा करते थे, और उसका निवेश का लाभ मिलता था उन लोगों को। ठीक है, जो आज भी हम लोग बैंक में अगर जमा करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ हमको ब्याज मिलता है। तो यही सिस्टम जो है धीरे धीरे शुरू हुआ, व्यापारियों के माध्यम से बैंक का सिस्टम अगर हम कहेंगे तो वो शुरू हुआ। और प्रोडक्शन का जो है सप्लाई करने का काम करते थे वो लोग, संचालन करते थे किसी का, तो व्यापार का संचालन करने का काम व्यापारी संघ का काम था, व्यापारी श्रेणी का काम था। और प्रोडक्शन बनाने का काम, प्रोडक्ट बनाने का काम जो है, प्रोडक्शन करने का काम किसका था, वो शिल्पकारों का काम था। ये हमारा जो है मोटी मोटी बातें जो है ये हो गई। इससे अब बताओ, इसके बावजूद भी अगर नहीं समझ में आया तो पूछो, नहीं तो फिर आगे मैं बढ़ता हूँ। फिर पूछेंगे तो फिर बताना, बोलना मत तुम लोग नहीं समझ में आया। अभी कहानी सुनने में अच्छा लगा, कहानी के रूप में हर समय में सुना करो, हर कहानी थोड़ी ना होती है। अब कहानी के रूप में पढ़ाने का मतलब इस थोड़ा है कि उसको सुनेंगे नहीं, एक कान से सुनेंगे, एक कान से निकाल देंगे, ऐसा नहीं, समझते जाएंगे जहाँ समझने वाली बात है। अब सूत काटने और बुनने के नियम, थोड़ा इसको पहले सुनो अच्छे से। ये नियम अर्थशास्त्र के हैं, अर्थशास्त्र की बात आई ना, शिल्पकार, व्यापारी, बैंक, ये सब नए नए शब्द आ रहे हैं जो कि अर्थशास्त्र से जुड़े हुए मामला है। नियम जो है सूत काटने और बुनने का नियम, पहले ऊपर आप लोग हेडिंग में लिख लो उसको। अब मैं समझाता जा रहा हूँ, सुनाता जा रहा हूँ, उसको समझते जाओ, फिर जहाँ लिखने की जरूरत पड़ेगी लिखवा देंगे। ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। कौन से नियम, सूत काटने और बुनने का नियम जो है वह किसका है, अर्थशास्त्र का नियम है। किसका नियम है, तो अर्थशास्त्र का नियम। हाँ, कौन निर्मल, कौन है निर्मल? हमें सर इसमें प्रॉब्लम
अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं। तो क्या हुआ है कि अर्थशास्त्र का नियम है, पहले नोट करो, सूत कातने और बुनने का नियम नोट करके लिख लो आगे, या उसको पॉइंट करके लिखो। सूत कातने, काटने नहीं कहते, कातने इसको किया जाता है, काटा नहीं जाता है। सूत कातने और बुनने के नियम, यह अर्थशास्त्र का नियम है, यह अर्थशास्त्र का नियम है। अध्याय, अब देखो लिखना नहीं है, अर्थशास्त्र का नियम है, उसके बाद रुक जाओ। अध्याय 7 में हम लोग अर्थशास्त्र के उल्लेख किया गया है। अर्थशास्त्र शब्द जो है हमको 7वां चैप्टर में आया था। इसमें वर्णन किया गया कि किस प्रकार विशेष पदाधिकारी, मैं बताया था ना कि विशेष पदाधिकारी जो है देख रेख में कारखाना को सूत कताई और बुनाई की जाती थी। ठीक है, तो ये अर्थशास्त्र का जुड़ा हुआ मामला है, नियम है। उन पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ, सन को तैयार करके काम को विधवाओं, सक्षम और अक्षम महिलाओं, मतलब कहने का मतलब है कि ऐसे लोगों को दिया जाता था कि जो काम करने लायक हो या जिसको आवश्यकता होती थी काम करने की, उनको जो है इसके लिए दिया जाता था। ठीक है, तो हम लोग 7वें चैप्टर में पढ़ चुके हैं थोड़ी सी इसके अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी, जो कि सूत काटने के लिए या बुनने की व्यवस्था। इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए। मतलब कोई काम करेगा तो उसको तो कुछ देना होगा ना, देने जाने चाहिए। जिन महिलाओं के बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी, उदासियों को भेजकर कच्चे माल मंगवा सकती हैं, और फिर मतलब कह रहे घरेलू महिलाएं जो थी उन लोगों को भी घर पे ही काम करने के लिए इस जो सूत काटने और बुनने की जो व्यवस्थाएं थी वो महिलाओं को अपने घर पर ही मिल जाता था कि अपने सामान को, कच्चे माल को मंगा करके उसको बना सकती हैं घर पे। जैसे मैंने उन्हीं जो जम्मू कश्मीर का जो मैं बताया था ना, सबसे पहले मैं बताया था कि वहाँ से जो है ऊनी वस्त्र जो है या कंबल की ज़्यादा वो प्रोडक्शन होता था। ठीक है, तो कैसे होता था, हाथ से ही बनाई जाती, बुन करके बनाई जाती थी। ठीक है ना, उसकी बातें थी। भाई औरतें कारखाने तक नहीं जा सकती हैं, अपना माल कारखाने के तड़के से ले जाना, मतलब ये कहने मतलब मोटे मोटे इसमें समझाओ कितने कि जो महिलाएं जो है कारखाने में जाकर काम नहीं कर सकती थी, उनके लिए घर पर ही काम करने की व्यवस्था कर दी गई थी इसमें। ठीक है ना, ये सूत काटने और बुनने का काम। अब हम थोड़ा सा देखेंगे सूक्ष्म निरीक्षण किसका, तो अरिका मेडू मानचित्र 7 में हमको अरिका मेडू माने पुदुचेरी, इस समय जो है पुदुचेरी के नाम से जाना जाता है। पुदुचेरी जो है एक हमारा यूनियन टेरिटरी है। ठीक है ना, यूनियन टेरिटरी है। तो पृष्ठ 88 में रोम के बारे में जानकारी पड़ रहा है। 2200 से लेकर 1900 साल पहले अरिका मेडू एक पतन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाजों से सामान उतारे जाते थे। ठीक है, तो अरिका मेडू जो है, पहले नोट करो, चलो लिखो। तो अरिका मेडू इस समय यानी वर्तमान में पुदुचेरी के नाम से जाना जाता है। पुदुचेरी के नाम से जाना जाता है जो एक बंदरगाह था। बंदरगाह उसे बोलते हैं जहाँ समुद्री जहाज से सामान उतारे जाते थे, उसको बंदरगाह के नाम से, या पतन भी उसको बोला जाता था। ठीक है ना, बंदरगाह ब्रैकेट में पतन लिख देना। बंदरगाह था जहाँ दूर दूर से आए जहाजों के सामान उतारे जाते थे, जहाँ दूर दूर से आए जहाजों से सामान उतारे जाते थे। ठीक ना, क्या था, एक बंदरगाह था पुदुचेरी में, बंदरगाह था। यहाँ ईंटों से बना, लिखना नहीं है, यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला जहाँ संभवतः गोदाम रहा होगा। जब पुरातत्व विभाग जो उसमें क्या हुआ, उसका जब पतन हो गया था, ठीक है ना, जब उस जगह का पतन हो गया था, जब उसमें पुरातत्व विभाग द्वारा मिला क्या कि एक ईंटों से बना एक ढांचा जहाँ गोदाम रहा होगा। मैंने अब जहाँ से सामान उतर रहा है, जहाँ से जहाँ सामान का उतरना, इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे रखने के लिए सामान की व्यवस्थाएं भी तो होगी कि सामान उतरेगा तो वहाँ रखने के लिए भी सुरक्षित जगह तो होना चाहिए, तो गोदाम जैसी व्यवस्था रही होगी, ये माना जाता है। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के इंफोरा जैसे पात्र मिले, भूमध्य सागरीय क्षेत्र के इंफोरा जैसे पात्र मिले, इनसे शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। ठीक, इंफोरा एक कोई पात्र होगा जो कि मिलता है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, वहाँ उसमें जो है शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखने के लिए वह पात्र का उपयोग किया जाता था। ठीक है ना, इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हथे लगे हुए थे, साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता था। अभी मैं लिखवाऊंगा इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। ठीक है, बनाया जाता था।
कुछ ऐसे बर्तन भी मिले जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु वे यही बनाए जाते थे, तथा रोमन लैंप, शीशे के बर्तन और रत्न भी मिले। साथ ही छोटे छोटे कुंड भी मिले जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे, या शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मान के पर्याप्त साक्ष्य मिले। ठीक है, नोट करके लिखो थोड़ा। पुदुचेरी में ब्रैकेट में अरिकामेडु, पुदुचेरी लिख लो ब्रैकेट में अरिकामेडु में भूमध्य सागरीय क्षेत्र के इम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इम्फोरा जैसे पात्र, याद रखना ये पूछेगा, ये अंडरलाइन करके लिख लो, नाम याद रखना, नाम बहुत जरूरी है। इम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। अलग लिखो, इम्फोरा जैसा पात्र शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखने के लिए प्रयोग किया जाता होगा। इम्फोरा जैसे पात्र शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जाने का प्रयोग किया जाता होगा। आगे लिखो, अरिकामेडु में ब्रैकेट में पुदुचेरी अपना लिख लो। चलो, अरिकामेडु में लिखना कोई जरूरी नहीं है, एक बार याद हो जाएगा तो जानकारी हो जाएगी अरिकामेडु किस नाम से इस समय जाना जाता है। तो अरिकामेडु में एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले। इसका नाम इटली के एक शहर के नाम पर रखा गया था। हो गया सबका? जल्दी से बोलो, सबका हो गया? सब लोग बोलो। हाँ ठीक, हम लोग का ये चैप्टर भी हम लोग का समाप्त हो गया है। ठीक, कुछ आप लोगों के सामने ये दिख रहा है उपयोगी शब्द, इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लें, और महत्वपूर्ण कुछ तिथियां हैं इसको नोट करें, इसको नोट कर लो। अब क्वेश्चन आंसर हम करवाएंगे बाद में, जब पूरी चैप्टर खत्म हो जाएगी तो एक दिन में पूरा क्वेश्चन आंसर करा करके समाप्त करेंगे हिस्ट्री को। जल्दी से लिखो, उपयोगी शब्द हैं लोहा, गांव, सिंचाई, संगम, नगर, वलयकूप, पतन, श्रेणी। अब शुरू से लेकर के जितना मैं उपयोगी शब्द लिखवाया हूं वो सब आप लोग एक बार देखेंगे, ठीक है ना। उपयोगी शब्द ही मैं पूछ दूं, जानकारी रहनी चाहिए, ठीक है ना। तो उपयोगी शब्द जो है जिस भी चैप्टर का आप नोट्स बनाएंगे उसको एक थोड़ा सा हाईलाइट करके अलग से उसको बना लेंगे, जैसे यहाँ दिया है ना, अलग से थोड़ा सा अच्छे से, कि उसकी अलग पहचान होनी चाहिए। ऐसे तो पढ़ने को ही मिला होगा, लेकिन अलग से लिखवाने से ये होता है कि दिमाग में जो है ना एक जगह रहेगा, समझ में आएगा उसको। लोहा, गांव, सिंचाई, संगम, नगर, वलयकूप, पतन और श्रेणी। हो गया सबका? महत्वपूर्ण तिथियां, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, इसको भी आप लोग लिख लो। जैसे है उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत करीब 3,000 साल पहले हुई थी। यानी उपमहाद्वीप जब भी कहे तो भारत के लिए, ठीक है ना, हमारे भारत उपमहाद्वीप की बात करेगा। ठीक, भारत उपमहाद्वीप में लोहे का, भारत लिखने की जरूरत नहीं है, तो लिखना है तो लिख सकते हो, कोई बात नहीं। लोहे का प्रयोग की शुरुआत कब हुई थी? 3,000 साल पहले करीब, लगभग। फिर लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर, आहत के सिक्के करीब 2500 साल पहले। तो पहले लोहा मिला, उसके बाद ही तो मिलेगा, तो 500 साल बीत गया, उसके बाद हमको ये सब मिलने लगा। ठीक, तीसरा संगम साहित्य की रचना। संगम साहित्य मैंने समझाया था आप लोगों को, संगम साहित्य क्या होता है, याद है? मैं कल पूछूंगा, इस चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लेना तुम लोग। संगम साहित्य की रचना की शुरुआत करीब 2300 साल पहले हुआ था। अरिकामेडु का पतन, ठीक है, कब हुआ था? करीब 2200 से लेकर, अरिकामेडु यानी पतन मतलब क्या होता है? पतन मतलब समाप्त हो जाना, उसकी समाप्ति, अंत हो जाना, ठीक है ना।
पतन मतलब वो लिखवाया हूँ क्या, बंदरगाह भी लिखवाया हूँ क्या पतन के बगल में। बंदरगाह अलग हो, पतन अलग हो गया। पतन को बंदरगाह को एक और नाम से जाना जाता है। पतन मतलब अरिकामेडु, यानी पुदुचेरी का पतन कब हुआ, तो 2200 साल तथा 1900 साल पहले हुआ था लगभग, मैंने 2200 से लेकर 1900 साल के बीच में ही उसका पतन हुआ था। 3 चीज हो गई आप लोग का। अब यहाँ देखो कुछ क्वेश्चन जैसे पूछ रहा है कि वलय कूप का उपयोग क्या किया जाता है, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, सिंचाई के लिए, जल निकास के लिए, क्या चारों में से क्या होगा आंसर, सभी लोग बताओ। वलय कूप का प्रयोग किस लिए किया जाता है, नहाने के लिए प्रयोग किया जाता था, कि कपड़े धोने के लिए, कि सिंचाई के लिए, कि जल निकास के लिए। बोलो अनुष्का, कशिश बोलो। वलय कूप का प्रयोग, चलो नोट लिख लो। वलय कूप का उपयोग सिंचाई करने के लिए किया जाता था। वलय कूप का प्रयोग सिंचाई करने के लिए किया जाता था। मैं बताया था ना कि जैसे कृषि में सिंचाई का भी उतना ही महत्व है, जैसे मैंने पहले बताया कि इससे पहले 7th चैप्टर में पढ़ाया गया था, तो 2 उसमें बताया था, तीसरा इसमें बताया था कि सिंचाई के लिए, सिंचाई भी जो है कृषि के लिए बहुत उपयोगी है। आहत के सिक्के चांदी के होते थे, सोने के होते थे, टीन के हाथी के दांत के बने होते थे, बताओ। अभी तुरंत पढ़ाया हूं, सबका जवाब आना चाहिए, जल्दी बताओ। चांदी के। ठीक है, चांदी और एक और लिखवाया था उसमें, ठीक है ना, इसमें नहीं दिया है। अगर चांदी की जब वो देगा तब भी हम उसको आंसर करेंगे, उसका सही करेंगे, ठीक है ना। क्या है चांदी के बाद, तांबा ना। ग्राम भोजकों का काम बताओ, वे शक्तिशाली क्यों होते थे, बताओ। है कोई बताने वाला, कल पढ़ लेना तुम लोग, कल मैं पूछूंगा, ठीक है, कल मैं इसको पूछूंगा। 9 चैप्टर नंबर 9 चैप्टर हम लोग देखेंगे। अब देखो सबको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, हाँ अब दिखेगा, अभी शेयर किया नहीं था। 9 चैप्टर हमारा, अध्याय 9, व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री, ठीक है। तो हम लोग व्यापारी के बारे में कुछ पहले सुन चुके हैं, व्यापारी क्या होते हैं, ठीक है ना, नया शब्द हम लोग के लिए नहीं है ये। राजा भी नया शब्द नहीं है, लेकिन तीर्थयात्री जो है थोड़ा सा नया शब्द आ रहा है, अभी हम लोग भले जानते हैं इसको, लेकिन बुक के हिसाब से हम लोग अभी इसको नया शब्द हमारे लिए है, ठीक। तो व्यापारी क्या होते हैं इसके बारे में पता चली गया, राजा के बारे में पता चली गया, तीर्थयात्री थोड़ा सा, मत तीर्थयात्री अगर बोले देखने से शब्द से समझ में आ रहा है, तीर्थ के लिए यात्रा करना तीर्थयात्री कराएंगे। व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी अध्याय हम लोग 8 में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, अध्याय 8 में हम लोग पढ़ा है ना, व्यापार के बारे में पढ़े हैं ना हम लोग, कि व्यापारियों का भी संघ होता था, उसको श्रेणी बोली जाती थी, उन लोग का काम क्या होता था, है। तो थोड़ा सा हम लोग इसको पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग आज इसको बंद करें क्लास को। तो व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी जल्दी से हेडिंग में डाल दो कॉपी में, आप लोग चैप्टर लिख लो, चैप्टर का नाम लिखो पहले, चैप्टर का नाम लिखो पहले, अध्याय 9 लिखो, व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री, जो कि हम लोग कल से इसमें लिखना शुरू करेंगे, पहले तुम लोग समझ लो बस, मैं समझा रहा हूं। तो व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी, बस आप लोग हेडिंग बस उसको डाल दें, उसके बाद बस समझें, इसको लिख करके समझें। अध्याय 8 में कह रहा है कि बुक के हिसाब से, अध्याय 8 में तुमने उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तन के बारे में पढ़ा है, ठीक है ना, पढ़े हैं हम लोग। ये खूबसूरत बर्तन, खासतौर पर इनकी कटोरियाँ, थालियाँ, इस प्रकार के उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों से मिले। पुरास्थलों मतलब जब उनकी पुरातत्व विभाग द्वारा जब खुदाई उदाई की गई तो उनमें ये सब पाए गए, तभी तो पता चला कि ये कहाँ किस स्थान पर ज़्यादा प्रयोग किए जाते थे, इसका उपयोग किए जाते थे या बनाए जाते थे। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुंचे होंगे, ठीक है। अब आप लोग समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा है, बस कहानी के हिसाब से समझते जाएंगे। कह रहा है कि हम अगर जहां पे इसको बनाया जाता था वहां तो ये ठीक है, मिला तो मिला, लेकिन जहां पर ये बनाया नहीं जाता था वहां भी यह अगर मिल रहा है, इसका साक्ष्य हमको मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है किसी भी माध्यम से, मतलब क्या कि पुरातत्व विभाग द्वारा जब खुदाई करने के बाद उसमें मिली, कैसा कि उत्तर
ठीक है ना। उत्तर भारत में अगर कुछ हो रहा है वो चीज़ हमको दक्षिण भारत में मिल रही है, तो हमको ये दिमाग में आना चाहिए कि कैसे मिला होगा। उसी के बारे में कह रहा है कि सवाल मन में ये उठना चाहिए या उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुंचे होंगे। तो जैसे ही ये शब्द आ रहा है तो इसका मतलब दिमाग में आना चाहिए कि व्यापार एक माध्यम है पहुंचने का, ठीक है ना। तो पहुंचे होंगे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहां ये बनते थे वहां से व्यापारी इन्हें ले जाकर के अलग अलग जगहों पर बेचने का काम करते थे। बात समझ में आ रही है। शिल्पकार मैंने पढ़ा दिया हूँ, वही चीज का बस यहाँ पे दोनों शिल्पकार और व्यापारी दोनों के बारे में अगर हम लोग पहले पढ़े होंगे तब आसानी से समझ में आएगी। तो शिल्पकार क्या करते थे कि मान लो कि अगर हम उदाहरण लेते हैं कि बनारस में बनारसी साड़ी अगर बन रही है, ठीक है, तो बनारसी साड़ी हमारा बनारस में बना, ठीक है ना। शिल्पकार कहाँ के थे, तो बनारस के थे, वहाँ बनाते थे और बिक रहा है कहाँ पे, मान लो कि दिल्ली में मिल रहा है, लखनऊ में मिल रहा है, तो मिल रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ कि सीधी बात है कि अगर कोई व्यक्ति वहां पर गया तो वहां से खरीद कर लेकर आया होगा, या तो व्यापारी जो है वह दूसरे स्थान पर जाकर के उसको बेचने का काम करते होंगे, तब पहुंचेगा। अगर ये किसी भी माध्यम से तो वहां से गया, अगर बिका ही नहीं होता तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है, दूसरी जगह मिलता ही नहीं उसके साक्ष्य। ऐसे ही जो है ये बर्तन के बारे में कहा जा रहा है कि जहां बनता है वहां तो मिला, लेकिन जहां नहीं बनता था वहां मिला। इसका कारण यह है कि व्यापारी लोग जो है व्यापार करने के माध्यम से जो है उसको पहुंचाए वहां स्थान पे। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? इतनी बात सबको समझ में आ रही है क्या? बोलो। यस सर। ठीक है, अच्छे से समझते जाना, ठीक है ना। बस कहानी के रूप में इसको पढ़ते जाएंगे, समझ में आता जाएगा। तो दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च, ठीक है ना। हमारा जो दक्षिण भारत में जो है खास करके केरल में मसाले की ज़्यादा खेती होती थी। अगर हम लोग भारत में विदेशी आए थे सिर्फ मसाले के व्यापार करने, व्यापारी का माध्यम से आए थे वो लोग, धीरे धीरे यहाँ पर शासन करने लगे। कीमती पत्थरों के लिए भी प्रसिद्ध था। कहाँ? सोना के लिए प्रसिद्ध था हमारा दक्षिण भारत। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा सोना पाया जाता है। सोना, मसाले, काली मिर्च, मतलब मसाले के सभी आ जाएंगे उसमें। कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च को रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इन्हें काले सोने के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। काली मिर्च जो है उसको काले सोने के रूप में जाना जाता था। कहाँ पर? तो मिर्च कहाँ पे? रोमन साम्राज्य में, ठीक है ना। रोमन साम्राज्य में व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाजों के और सड़कों के रास्ते से रोम पहुंचाते थे। रोम पहुंचाते थे किसी माध्यम से? तो व्यापारी ही तो पहुंचाते, भारत से बाहर भी ले जाते थे व्यापारी, ठीक है ना। समुद्री और सड़कों के माध्यम से, ज़्यादा समुद्री के माध्यम से बाहर जाता था तो पहुंचाते। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। रोमन सोने के सिक्के क्यों मिले? क्योंकि वहां के व्यापारी कहाँ आए, तो काले सोने के रूप में वो लोग मानते थे रोमन के लोग, तो वह वहां के सोने के सिक्के यहाँ पर लाए और यहाँ दे करके वो क्या करे, मसाले यहाँ से लेकर गए, तभी तो वहां मिला होगा। सोने का सिक्का कैसे मिल जाएगा? व्यापारी आए और कुछ ना तो कुछ दिए होंगे तभी तो मसाला ले जाएंगे। तो मसाले ले गए तो कुछ ना तो कुछ मुद्रा दिए या कोई ना कोई वस्तु दिए होंगे, अरे कोई अपना बहुमूल्य चीज दिए होंगे, आए तो सोने के सिक्के दिए, तो जो कि वहां पे साक्ष्य मिला, ठीक है ना। रोम के सिक्के के साक्ष्य मिला है। इससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि उन दिनों में रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था भारत का, ठीक है। इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं। व्यापार से जुड़ी एक कविता, इसको पढ़ने की कोई खास जरूरत नहीं है। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले थे। अब भारत के बाहर के लोग कैसे सामान ले जाएंगे? तो व्यापारी जो है जितने भी थे वो समुद्र के माध्यम से, क्योंकि समुद्र जो है जल परिवहन जो है सबसे आसान और सबसे सस्ता होता है, तो इस माध्यम से जो है, और रास्ता भी यही था, हवाई जहाज का से भी साधन ये समुद्री वाला था, तो समुद्र से व्यापार करते थे। समुद्री रास्ते बहुत खोज निकाले भारत में। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर, बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। आप लोग कभी नाव में देखोगे बड़े बड़े पर्दे लगे होते हैं, ठीक है ना, डंडे में लग के उसको लगाया जाता। तो वो लोग क्या करते थे कि हवा जो मानसूनी हवा जब चलती थी उसके माध्यम से वो लोग आसानी से बिना मतलब मेहनत के वो लोग क्या नाविक लोग चला लेते थे। आप लोग कभी देखना ध्यान से आप लोग कि नाव पे जो है ऊपर लंबे जो है ना पर्दे जैसे लगाया जाता था, उसके माध्यम से वो लोग नाव को तो आसानी से चले जाते थे। उन लोगों को मतलब खर्च भी नहीं होती थी, कुछ ना मेहनत ना कोई ईंधन का खर्च होता था उसमें। समझ में आ रहा आप लोगों को मैं क्या कर रहा हूँ? तो क्या करते थे नाविक लोग, मानसून का फायदा उठा लेते थे और जल्दी से यात्रा पूरा कर लेते। अब तेज हवा चल रही तो तेज चलेगा, ठीक है ना, बस उसको अपना डायरेक्शन में दिखाना है।
वे अफ्रीका और अरब सागर के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट तक पहुंचना चाहते थे तो दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। ठीक है ना, वो लोग जानते थे कि कौन सा मानसून के साथ चलेंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाजों का निर्माण किया जाता था। ठीक है, अब लंबा यात्रा बहुत दूर तक जानी है और हमको साधन क्या करना है, ईंधन का प्रयोग करना नहीं है, मानसूनी हवाओं के द्वारा जाना है, तो हमको क्या करेंगे, तो नाव तो मजबूत होनी चाहिए ना, दूर यात्रा करनी है तो वो लोग नाव को जो है अपना मजबूत बनाते थे, यानी जहाज को। समुद्री तटों से लगे राज्य, बस सुनेंगे उसके बाद क्लास बंद करेंगे, 2-4 मिनट और चलेगा। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बहुत बड़ा तटीय प्रदेश, इनमें बहुत से पहाड़, पठार, नदी। अब जहाँ इस महाद्वीप यूज कर रहा था, आप लोग बस इतना ही समझेंगे तो भारत की बात कर रहा है और कहीं और की बात नहीं कर रहा है। तो नदी मैदान, हमारे यहाँ तो पहाड़ भी है, पठार भी है, नदी भी है, जो मैं थोड़ा सा आप लोग पहले बताया था, ज्योग्राफी में बता दिया हूँ। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी मैदान सबसे उपजाऊ हुई। ठीक है ना, ये थोड़ी बातें इसमें बताया जा रहा है। मैदानी इलाकों, तटीय इलाकों में सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। अब जो आसपास रहते थे उनके पास सीधी बात है कि और लोगों के तुलना में ज़्यादा संपत्ति हो सकती है, या क्योंकि साधन उनके पास उपलब्ध था। संगम कविताओं में मुनवेंद्रा और की चर्चा मिलती है। तमिल शब्द में इसका अर्थ 3 मुखिया, इसका प्रयोग शासक परिवारों के लिए, यानी शासक परिवार मतलब जो परिवार जो है शासन करता था उनके परिवार के लिए बात कर रहा है। चोल, चेर, पांडे, अलग अलग साम्राज्य आया, चोल है, चेर है, पांडे है। ये करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। ठीक है ना, इनको हमको इतिहास में पढ़ने को मिलेगा। ये नया नया शब्द आ रहा, ध्यान रखिए, आगे मैं लिखवाऊंगा कल। काफ़ी शक्तिशाली माने इन तीनों मुखियाओं मतलब राजाओं को 2-2 सत्ता केंद्र में थे। इनके तटीय हिस्से में, दूसरी अंदरूनी हिस्से में अपने अपने क्षेत्र को बांट लिए थे। 6 केंद्रों में बहुत महत्वपूर्ण थे। चोलों का पतन पुहार और कैवेटी में, दूसरी पांड्यों की राजधानी मदुरै थी। ये मुखिया लोगों के नियमित कर बजाय उपहारों की मांग करते थे, कभी कभी सैनिकों के अभियानों के। चलो ठीक है, इसको मैं कल पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, ये राजाओं के बारे में दिया हुआ है। इतना बात बताओ, किसी को दिक्कत हो तो बताओ, अभी पूछ लो, नहीं तो मैं कल पूछूंगा, सीधी बात बता रहे हैं। कल मैं जो है इसको मैं पूछूंगा, अभी बताओ किसी को ना समझ में आया हो, जल्दी जल्दी बताओ।